आज हम क्लास फर्स्ट की इंग्लिश की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है मृदंग उसका यूनिट 2 लाइफ अराउंड अस का चैप्टर नंबर फर्स्ट पिक्चर टाइम करने जा रहे हैं। लेट अस स्पीक। बच्चों यहाँ पे हमें एक पिक्चर दी है जिसे हमें ध्यान से देखना है और फिर नीचे यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनका आंसर करना है। तो बच्चों हम लोग पहले इसे ध्यान से देखते हैं और फिर इसका आंसर करेंगे। तो चलिए बच्चों हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक लायन दिया है, एक लेपर्ड दिया है, एक मंकी दिया है, यहाँ पे एक फॉक्स दी है, यहाँ डंकी दिए हैं, दो स्नेक्स दिए हैं और डियर दिए हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक हैन दी है, उसके प्यारे प्यारे चिक्स दिए हुए हैं यानी कि उसके बच्चे दिए हैं। और इसके अलावा हमें यहाँ पर एक आउल दिया है। तो आई होप बच्चों आपने इमेज अच्छे से देख ली है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे पूछा है कि व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, कि आपने इस पिक्चर में क्या देखा। तो बच्चों हमने इस पिक्चर में कुछ एनिमल्स और एक पेड़ को देखा है। तो हम इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं कि देयर आर ट्रीज एंड एनिमल इन दिस पिक्चर, कि यहाँ इस पिक्चर में कुछ पेड़ हैं और साथ में एनिमल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कैन यू नेम दीज एनिमल्स, कि क्या आप इन एनिमल्स का नाम बता सकते हो। तो हाँ बच्चों हमने देखा कि यहाँ पे जो एनिमल्स थे वो थे लॉयन, फॉक्स, डियर, मंकी एंड लेपर्ड। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि डू यू नो द नेम ऑफ ईच एनिमल्स इन इंग्लिश, कि क्या आपको इन सब का नाम इंग्लिश में पता है। तो बच्चों ऑलरेडी हमने इंग्लिश में इनका नाम लिखा हुआ है। अब हमसे ईच एनिमल्स का नाम पूछा गया है, हर किसी का नाम पूछा गया है। तो चलिए हम बता देते हैं कि हमने यहाँ पे एक लॉयन देखा है, एक फॉक्स देखा है, लेपर्ड देखा है, डंकीज देखे हैं, दो डंकी देखे थे ना बच्चों हमने, डियर्स देखे हैं। बच्चों डियर्स जो होता है वो कोई वर्ड नहीं होता, डियर का प्लूरल भी डियर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे डियर लिखा। इसके अलावा हमने मंकी देखा, स्नेक देखा, दो स्नेक्स देखे हैं इसलिए हमने एस लगाया, आउल देखा और हैन देखी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है कि वेयर हैव यू सीन देम, कि क्या आपने सच में इन्हें देखा हुआ है, और अगर देखा हुआ है तो कहाँ देखा हुआ है। तो बच्चों हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि आई हैव सीन देम इन द फॉरेस्ट, कि मैंने इन्हें जंगल में देखा है। या फिर अगर आप ज़ू गए हो तो आप ज़ू भी लिख सकते हो कि मैंने इन्हें चिड़ियाघर में देखा है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आर देयर एनी बर्ड्स इन दिस पिक्चर, कि क्या इस पिक्चर में कोई बर्ड्स भी थे। तो बच्चों हमने देखा था कि देयर आर सम बर्ड्स आल्सो इन दिस पिक्चर, कि यहाँ इस पिक्चर में कुछ बर्ड्स भी थे। हमने देखा था ना बच्चों, हैन है, आउल है और हैन के जो चिकन्स है बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, तो हमने इन बर्ड्स को इस पिक्चर में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा गया है कैन यू नेम दैम, कि क्या आप उन बर्ड्स का नाम बता सकते हो। तो हमने ऑलरेडी बता दिया है, हम फिर से बता देते हैं कि हमने हैन देखा है, उसके चिकन्स देखे हैं और साथ में हमने आउल देखा है यानी कि उल्लू देखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है कि कैन यू सी द स्नेक्स, कि क्या आपने स्नेक्स देखे। तो हाँ बच्चों हमने यहाँ पे दो स्नेक्स देखे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो स्नेक्स दिए हुए थे। आपसे यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी आर देयर, तो हमें बता दिया कि हमने यहाँ पे दो स्नेक्स देखे हैं पिक्चर में। फिर लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मंकी यहाँ पे क्या कर रहा है। तो हम सब ने देखा है कि मंकी जो है वो पेड़ की ट्रंक पर यानी कि पेड़ की जो शाखा है, ट्रंक है, उस पर हैंग कर रहा है यानी कि लटक रहा है। तो हमने इसका आंसर इस प्रकार से दे दिया है। बच्चों आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरीके से अपने आंसर को यहाँ जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है इसके आगे लिख सकते हैं। मैंने सफाई से एक साथ पीछे लिख दिए हैं ताकि आपको आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो और कुछ समझने में दिक्कत ना आए। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें दिया है फन विद नंबर्स, ये हमारे चैप्टर 1 का नाम है। लेट अस सिंग, हमें इस पोयम को यहाँ पे गाने के लिए कहा गया है। यहाँ पे हमें एक पोयम दी है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है बच्चों 1 2 3 4 5, once I caught a fish alive, 6 7 8 9 10, then I let it go again। बच्चों पहले यहाँ पर काउंटिंग लिखी है 1 2 3 4 5 और फिर इसके बाद हमें यहाँ पे लिखा है कि एक बार मैंने एक फिश पकड़ ली थी, वो भी अलाइव यानी कि जिंदा। एक बार मैंने एक फिश पकड़ ली थी और वो फिश कैसे थी, अलाइव थी यानी कि जिंदा थी। कॉट का मतलब होता है पकड़ना, अलाइव का मतलब होता है जिंदा और फिश का मतलब हम सबको पता है कि मछली होता है। फिर इसके बाद बच्चों लिखा है 6 7 8 9 10, देन आई लेट इट गो अगेन। फिर 6 7 8 9 10 करके मैंने ऐसे काउंट किया और फिर उस फिश को दोबारा से जाने दिया।
लेट इट गो का मतलब होता है बच्चों जाने देना। तो यहाँ पे जो बच्ची है वो कह रही है कि एक बार मैंने अलाइव फिश को, जिंदा फिश को पकड़ लिया था और फिर मैंने उसे दोबारा से जाने दिया। तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, हमें इसका आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हैव यू सीन अ फिश, कि क्या कभी आपने फिश देखी है? तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि यस आई हैव, कि हाँ मैंने देखी है। और अगर आपने नहीं देखी है तो आप लिख सकते हैं कि नो आई हैवंट, यानी कि नहीं मैंने नहीं देखी है। बट मुझे लगता है बच्चों कि आप में से ज्यादातर बच्चों ने सबने फिश जरूर देखी होगी। तो आपको इन दोनों में से एक ही आंसर लिखना है। अगर देखी है तो आप लिखेंगे यस आई हैव, और अगर नहीं देखी है तो लिखेंगे नो आई हैव नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेयर डिड यू सी इट, कि आपने उसे कहाँ देखा है? तो बच्चों आपने उसे जहां भी देखा हो आप लिख सकते हैं। अगर आपने उसे किसी पॉन्ड, रिवर या फिर लेक में देखा है तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपने पॉन्ड में देखा है, रिवर में देखा है या लेक में देखा है। अगर इसके अलावा आपने एक्वेरियम में देखा है तो आप यहाँ पे एक्वेरियम भी लिख सकते हैं। तो आपने जहां भी देखा है आप उसका नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा है, व्हाट वाज इट्स कलर, कि उसका कलर क्या था? तो बच्चों मैंने तो बहुत सारी फिश देखी थी और वो सारी वो गोल्डन कलर के थे। तो आपने जिस भी कलर की फिश देखी है आप उसका कलर यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने गोल्डन कलर की देखी है तो मैं यहाँ पे गोल्डन लिख दूंगी, कि मेरी फिश जो थी वो सुनहरे रंग की थी। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। बच्चों आगे हमें यहाँ पर एक इनकम्प्लीट सी पिक्चर दे रखी है और हमें देख के पता चल रहा है कि ये एक फिश की पिक्चर है, लेकिन ये एक इनकम्प्लीट पिक्चर है, यानी कि आधी अधूरी सी पिक्चर है। तो हमें पूरा करने के लिए बच्चों करना क्या होगा कि जो एबीसीडी है इसको लाइन से ज्वाइन करना होगा, अल्फाबेटिकली ज्वाइन करना होगा। तो हम इसे इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। पहले हम ए पर गए, ए के बाद हमने इसे बी पे टच किया, बी के बाद हमने इसे सी से मैच किया, फिर सी के बाद हम डी पे जाएंगे बच्चों, फिर हम ई पर आएंगे, ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी, देन एच, आई, जे, फिर के, फिर हम एल पर आ गए। उसके बाद हमने एम से मैच किया, उसके बाद हम एन पर आएंगे, ओ पर आएंगे, ओ के बाद ओ के बाद पी आएगा बच्चों, फिर क्यू आएगा, क्यू के बाद आर आ गया, फिर उसके बाद हम आर के बाद एस आता है, देन टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, और फिर वाई के बाद जेड आता है और जेड के बाद दोबारा से ए आता है। तो इस तरीके से हमने ये फिश कंप्लीट कर ली अपनी। बच्चों यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, ये इस लाइन को ऐसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जैसे यहाँ जी के बाद भी यहाँ इसको इससे मैच कर देंगे और ऐसे करते एल, इसको मिला देंगे, यहाँ पे इसे मिला देंगे और यहाँ मिला देंगे। अभी आपकी फिश रेडी हो गई है। अब आप इसमें अपनी पसंद से कोई से भी कलर इसमें फिल कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इसे और भी बेहतर तरीके से अच्छे से ज्वाइन कर लिया होगा। अब आप अपनी पसंद के कोई से भी कलर्स लेकर के इन्हें फिल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों एक पोयम दी है जिसका टाइटल है फाइव लिटिल मंकीज। तो चलिए इस पोयम को हम पहले पढ़ते हैं और फिर इसका मतलब जानेंगे। फाइव लिटिल monkeys jumping on a tree, one fell down and bumped his knee. Ah, ah, ah. Four little monkeys jumping on a tree, one fell down and bumped his knee. Ah, ah, ah. Three little monkeys jumping on a tree, one fell down and bumped his knee. Ah, ah, ah. Two little monkeys jumping on a tree, one fell down and bumped his knee. Ah, ah, ah. One little monkey jumping on a tree, one fell down and bumped his knee. Ah, ah, ah. Now no more monkeys jumping on a tree. Each of them is holding his knee. तो आई होप बच्चों आपकी ये पोएम अच्छे से पढ़नी आ गई होगी। यहाँ पे बच्चों हमें पोएम के फॉर्म में काउंटिंग सिखाई गई है। तो चलिए अब इसका मतलब जानते हैं। आप सबको पता है बच्चों फाइव का मतलब होता है पांच, लिटिल का मतलब होता है छोटा या छोटे, और मंकीज का मतलब होता है बंदर। तो यहाँ पे पांच छोटे छोटे बंदरों की बात करी गई है।
चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है बच्चों की 5 लिटिल monkeys जंपिंग ऑन अ ट्री। जंप का मतलब होता है कूदना। तो 5 छोटे-छोटे बंदर थे जो कि एक ट्री पर, एक पेड़ पर कूद रहे थे। और उनमें से वन जो है वो फेल डाउन यानी कि गिर जाता है। बच्चों फेल डाउन का मतलब होता है नीचे गिरना। तो उनमें से एक जो है वो नीचे गिर जाता है और उसकी जो नी होती है, नी मतलब घुटना जो होता है उसका, वो किसी चीज से बम्प्ड हो जाता है यानी कि टकरा जाता है। और फिर जब उसका घुटना किसी चीज से टकराता है तो फिर उसको दर्द होने लगता है और वो आवाज निकालता है आ की। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ में दिया है कि एक बार 5 छोटे-छोटे बंदर एक पेड़ पर कूद रहे थे। फिर उनमें से एक नीचे गिर जाता है और उसके घुटने पर किसी चीज से टकराने की वजह से चोट लग जाती है, जिससे वो आ करके चिल्लाता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में बच्चों दिया है कि अब पेड़ पर 4 बंदर बचे, क्योंकि पहले 5 मंकीज थे, 1 2 3 4 5 मंकीज थे। उसमें से एक गिर गया तो 1 2 3 4 ही मंकीज बचे हैं। ये 4 मंकीज हैं और ये अब दोबारा ये पेड़ पर जंप कर रहे हैं। अब ये चारों मिलकर के पेड़ पर जंप करने लगते हैं। अब इनमें से फिर से एक गिर जाता है और उसका भी घुटना जो है वो किसी चीज से टकरा जाता है और वो भी आ की आवाज निकालने लगता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों वहां पे 4 ही मंकीज थे, उसमें से एक गिर गया तो 1 2 3 बचे। तो 3 मंकीज जो थे, 3 लिटिल मंकीज जो थे, वो फिर से पेड़ पर जंप कर रहे थे और उनमें से फिर से एक गिर जाता है और फिर से उसके घुटने में चोट लग जाती है, वो बम्प्ड हो जाता है किसी चीज से। यहाँ आप देख सकते हैं ना कि उसका घुटना नीचे टकरा गया है। अब उसके घुटने में चोट लग गई है और वो भी आ करके चिल्ला रहा है। फिर आगे देखते हैं कि क्या हुआ। आगे बच्चों उन 3 मंकीज में से एक गिर गया था तो अब 2 मंकीज बचे। तो अब 2 लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन अ ट्री यानी कि एक पेड़ पर जंप करने लग जाते हैं और फिर उनमें से एक गिर जाता है और उसके भी घुटने में चोट लग जाती है और उसका भी घुटना किसी चीज से टकरा जाता है और वो भी चिल्लाने लगता है आ करके। अब इसके बाद बच्चों सिर्फ एक ही मंकी पेड़ पर बचता है, क्योंकि 2 मंकीज थे, एक गिर गया, एक ही मंकी बचता है। अब वो एक छोटा सा बंदर जो है वो पेड़ पर जंप कर रहा था। अब वो भी नीचे गिर जाता है और उसका भी जो नी है, घुटना है, वो किसी चीज से टकरा जाता है और वो भी आ की आवाज करने लगता है। फिर लास्ट पैराग्राफ में बच्चों दिया है कि नाउ नो मोर मंकीज जंपिंग ऑन अ ट्री, कि अब उस पेड़ पर कोई भी बंदर जंप नहीं कर रहा है, 0 मंकीज जंप कर रहे हैं। नो मोर का मतलब होता है एक भी नहीं, यानी कि अब 0 मंकीज पेड़ पर बचे हैं। आप सबको पता है ना बच्चों कि पहले 5 मंकीज थे, उसमें से एक गिर जाता है, फिर 4 बचते हैं, फिर एक और गिर जाता है, फिर 3 बचते हैं, फिर एक और गिर जाता है, 2 बचते हैं, फिर एक और गिर जाता है, लास्ट में 1 बचता है और वो भी गिर जाता है। तो अब 0 मंकीज पेड़ पर बचे हैं, कोई भी जंप नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे के सारे अपनी नीज को, अपने घुटने को होल्ड करके खड़े हुए हैं। सबके सब अपना घुटना पकड़ के खड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये पोयम यहाँ पे खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस पोयम के माध्यम से हमें काउंटिंग भी सिखाई गई है कि पहले 5 मंकीज थे, 5 में से एक माइनस हुआ तो 4 हो गए, फिर 4 में से एक और माइनस हुआ 3 हो गए, फिर 3 में से एक और माइनस हो गया 2 हो गए, फिर 2 में से एक और माइनस हो गया 1 हो गए और 1 में से जब 1 भी माइनस हो गया तो नो मोर यानी कि 0 मंकीज बचे हैं। तो आई होप बच्चों आपको पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे दिया है बच्चों लेट अस डू, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ करने के लिए कहा है। यहाँ लिखा है सर्कल द वर्ड लिटिल इन द पोयम वेयर एवर यू फाइंड इट। इस पोयम में जहां जहां लिटिल वर्ड आ रहा है आपको उसे सर्कल करना है, यानी कि उसके ऊपर गोला लगाना है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ लिटिल वर्ड आ रहा है और उसे सर्कल करते हैं। तो बच्चों हम सब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है लिटिल, तो हमने इसे सर्कल कर दिया। फिर यहाँ तो नहीं लिखा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर से यहाँ पर लिटिल लिखा है, हमने इसे भी सर्कल कर दिया और फिर कहीं लिटिल नहीं लिखा। इसके बाद फिर यहाँ पर लिटिल लिखा है, हमने इसे सर्कल कर दिया और यहाँ चेक कर लिया, यहाँ पर भी कहीं नहीं लिखा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिटिल लिखा हुआ है, हमने इसे सर्कल कर लिया और ध्यान से देख लिया, यहाँ कहीं नहीं लिखा है। फिर नीचे हमने देखा यहाँ पर भी लिटिल लिखा है, हमने इसे भी सर्कल कर लिया और यहाँ ध्यान से देख लिया, यहाँ नहीं लिखा है और इसके बाद यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है। तो बच्चों हमने देखा 1 2 3 4 5 टाइम्स इस पोयम में लिटिल वर्ड आया है।
और हमने उस 5 टाइम्स लिटिल वर्ड को सर्कल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों बोला है नोटिस द राइमिंग वर्ड 5 अलाइव ट्री नी इन 2 सॉन्ग्स यू हैव रेड। कि आपने ऊपर 2 सॉन्ग पढ़े हैं, एक फिश वाला पढ़ा है, एक मंकी वाला पढ़ा है। दोनों में बच्चों 2 राइमिंग वर्ड्स आए हैं। एक तो वर्ड आया है 5 और अलाइव और दूसरा वर्ड आया है ट्री और नी। ये फिश वाली पोयम में आया है और ये मंकी वाली पोयम में आया है। अब आगे आपसे बोला है मेक राइमिंग वर्ड्स फॉर 10 बाय यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। कि हमें 10 का राइमिंग वर्ड बनाना है और वो भी इन शब्दों के इन लेटर्स की सहायता से। तो बच्चों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि राइमिंग वर्ड्स क्या होता है। बच्चों राइमिंग वर्ड्स होते हैं ऐसे वर्ड्स जो कि सुनने में एक जैसे लगते हैं, जिनकी एंडिंग जो है वो एक जैसी होती है। जैसे कैट और बैट, इन दोनों वर्ड्स में लास्ट में एट आ रहा है। इसके अलावा हैट और मैट भी इसका राइमिंग वर्ड हो गया। अब आप सारे वर्ड्स को अगर लाउडली पढ़ोगे तो ये सुनने में ऐसे लगेंगे, कैट, बैट, हैट, मैट, इन सब में आवाज जो है वो एट की आ रही है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स हैं। जैसे आपने हिंदी में भी कुछ शब्द सुने होंगे, जूली, मूली, ये सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, तो इन वर्ड्स को राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। आई होप आपको राइमिंग वर्ड समझ में आ गए। चलिए अब हम 10 का राइमिंग वर्ड बनाते हैं। अगर बच्चों में यहाँ पे एच लिख दूं तो ये हेन हो जाएगा। 10 हेन, एक जैसे सुनने में लग रहे हैं ना बच्चों। फिर हमने यहाँ पे पी लिख दिया, बन गया ये पेन। ये भी पेन की तरह लग रहा है सुनने में। फिर इसके बाद मैंने यहाँ एम लिख दिया, मेन बन गया। और लास्ट में हमने यहाँ पे डी लिख दिया, डेन बन गया, जिसका मतलब गुफा होता है। तो चलिए अब एक बार इसे पढ़ के भी देख लेते हैं कि क्या ये 10 से राइमिंग लग रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। टेन, हेन, पेन, मेन, डेन। हाँ बच्चों, ये सारे शब्द जो हैं वो 10 के राइमिंग वर्ड्स हैं। इन सब के एंड में एन की आवाज आ रही है। इन सबको पढ़ने पर लास्ट में एन 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 आ रहा है। 10, hen, pen, men, den। तो ये सारे हमने 10 के राइमिंग वर्ड्स बना लिए। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। डू यू नो एनी अदर नंबर राइम? आस्क योर पेरेंट्स और एल्डर एट होम। इट कुड बी इन एनी लैंग्वेज। शेयर इट इन योर क्लास। तो बच्चों यहाँ पे आपसे बोला गया है कि क्या आपको और भी कोई राइमिंग नंबर्स पता है? ऐसे नंबर्स, ऐसी गिनतियां जो कि राइमिंग होती हैं, आप अपने पेरेंट्स या अपने एल्डर की सहायता से बता सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में हो, किसी और लैंग्वेज में भी आप इसे बता सकते हैं। तो बच्चों हिंदी लैंग्वेज में हमें पता है इसे 2 कहते हैं और इसे 100 कहते हैं। और ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। 2, 100 एक जैसे लग रहे हैं सुनने में। तो आप इसी तरीके से अपने पेरेंट्स और अपने एल्डर्स की सहायता से और नंबर्स भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें मैचिंग दी है। यहाँ पे हमें कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं। ये लायन लिखा है, ये मंकी, फिश, एलिफेंट, फ्रॉग, रैबिट। और यहाँ साइड में हमें उन्हीं एनिमल्स की ड्राइंग दी है। लेकिन ये ड्राइंग्स जो है बच्चों वो उस नाम के सामने नहीं लिखी है। जैसे यहाँ लायन लिखा है लेकिन यहाँ तो लायन नहीं बना, लायन तो नीचे बना है। ऐसे यहाँ मंकी लिखा है और यहाँ मंकी नहीं बना, मंकी तो नीचे बना है, ये तो फ्रॉग है। तो हमें इससे मैच करना है, इन स्पेलिंग्स को इनकी करेक्ट पिक्चर से मैच करना है। तो चलिए हम मैच करते हैं। हमें पता है ये लायन लिखा है और लायन मतलब शेर होता है, तो हमने इसे शेर से मैच कर दिया। फिर यहाँ मंकी लिखा है, मंकी का मतलब बंदर होता है, हमने इसे बंदर से मैच कर दिया। यहाँ FISH फिश लिखा है, मैंने इसे फिश यानी कि मछली से मैच कर दिया। फिर यहाँ एलिफेंट लिखा है जिसका मतलब हाथी होता है, तो मैंने इसे एलिफेंट से मैच कर दिया। फिर यहाँ फ्रॉग लिखा था, फ्रॉग को फ्रॉग से यानी कि मेंढक से मैच कर दिया। और लास्ट में रैबिट को रैबिट से यानी खरगोश से मैच कर दिया। तो आई होप बच्चों आपको ये मैचिंग करनी आ गई होगी। चलिए अब हम इसे फिर से बड़ा कर देते हैं। अरे ये चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो गया। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये मैचिंग करनी आ गई होगी। अपनी लैंग्वेज में आपने कुछ नंबर्स भी सोच लिए होंगे जो राइमिंग होते हैं। यहाँ 10 का राइमिंग वर्ड लिखना सीख लिया आपने। जितने भी लिटिल वर्ड्स इस पोयम में लिखे थे उन सबको सर्कल कर लिया। इस पोयम का मतलब भी जान लिया। फिश को भी ड्रॉ कर लिया, इसमें कलर भी कर लिया होगा।
और इसके बाद ये आपने फिश के पोयम भी पढ़ ली, इसके क्वेश्चन आंसर भी जान लिए और इस इमेज को देख करके इनके आंसर्स भी कर लिए। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अब अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स की लाइन बाय लाइन मीनिंग जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहां पर सारी वीडियोस देख सकते हैं। Thank you, बच्चों, for watching.